नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग को स्वागत है इस चैनल पर है। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपका 2024 के लिए जो एग्जाम होना है, प्रीलिम्स का, मेंस का, उसका पूरा जो है सिलेबस चेंज कर दिया है। और क्या जुड़ा है, क्या घटा है, वो हम देखेंगे। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो कुशाग्र IAS नाम से जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और यहाँ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि एग्जाम के फॉर्मेट में भी चेंज हुआ है। क्या कैसा हुआ है उसकी हम चर्चा करते हैं, और जरा हम देखते हैं बड़ा ध्यान से और सुकून से, आराम से आप लोग समझते चले जाएंगे। हम इसको फिर जो है डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले ये मैंने लिखा है यहाँ पर कि राज्य सेवा एवं राज्य वन प्रारंभिक परीक्षा तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के संबंध में ये विज्ञप्ति जो है जारी की गई है। अब इसको थोड़ा पेज को हम आगे बढ़ाते हैं। अब सीधे हम आ जाते हैं प्रीलिम्स का, जो आपको देना है 28 अप्रैल को। जुम्मा जुम्मा आपके पास 90 दिन बचे हुए हैं। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या कैसा चेंज हुआ है जरा हम देख लेते हैं। प्रीलिम्स में यह है कि पहला और जो दूसरा पेपर आपका 2-2 घंटे का होता था, सेम फॉर्मेट है, 200-200 नंबरों का है। तो ये यहाँ के फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं हुआ, वही ऑप्शन है, ABCD रहेंगे। इसको ज्यादा हम डिटेल में चर्चा नहीं करते। चर्चा हम सीधे आते हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस में जो पहला पेपर आपका GS का आता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो प्रथम पत्र जो है वो सामान्य अध्ययन का जो आता है, उसमें भारत का इतिहास की चर्चा हुई। तो भारत का इतिहास के पुराने सिलेबस में जो पॉइंट थे, उसमें नया सिलेबस ये बना है कि संकल्पना एवं विचार, संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान। जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है वो आपका पूछा जाएगा। ज्ञान और परंपरा जो रही है, भारत वर्ष के बारे में पूछा जाएगा, वेदों के बारे में पूछा जाएगा, उपनिषदों के बारे में पूछा जाएगा, आरण्यक के बारे में पूछा जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, खड़ दर्शन के बारे में, स्मृतियां, ऋत सभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम। ये गणतंत्र जो है वो वाले गणतंत्र नहीं है जो गणराज्य बने थे, उनकी चर्चा है कि कैसे भारत में गणतंत्र की जो फिलॉसफी है बहुत लंबे समय से रही है। ऐसा नहीं है कि ये हमने फ्रांस से उधार ली है। वर्णाश्रम व्यवस्था जो होते हैं, पुरुषार्थ की चर्चा, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, जैन के जो 24 तीर्थंकर हैं, बोधिसत्व क्या है, वो सब जो भारत का एक इतिहास है, जो विचार है, जो संकल्पना है, उसको यहाँ पर इतिहास में रखा गया है। समझ सकते हैं आप। नई सरकार तो सिलेबस चेंज होना ही था, तो हुआ तो इस तरीके की चीजों का जोड़ा गया है। हालांकि ये चीजें पहले भी आप वैदिक काल वगैरह में पढ़ते थे तब, लेकिन आप इसको उस लेवल पर नहीं पढ़ते थे, जैसे संकल्पना और विचार के लेवल पर नहीं पढ़ते। दूसरा पॉइंट में उन्होंने प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। आप देखिए, प्राचीन शब्द लिख दिया तो पूरा एंशियंट आ गया, पूरा मेडिएवल हिस्ट्री आ गया। उसकी प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं व उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाएं, मतलब सब कुछ इनने समेट दिया है इस लाइन में। फिर भारत का सांस्कृतिक विरासत पूछी गई है, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में ये पार्ट एड ऑन हो गया है। कला का प्रारूप क्या रहा, साहित्य क्या रहा, पर्व एवं उत्साह कौन कौन से भारत में मनाए जाते हैं। तो ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर में एक बड़ा हिस्सा आपका जुड़ दिया। यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर बड़े रूप में आता था, तो अब ये MPPSC में भी एड ऑन किया गया है। 19वीं व 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, ये तो जैसा था वैसे ही है, ठीक है। तो ये भी 19वीं 20वीं शताब्दी लिख दिया तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा पूरा जो है 20वीं शताब्दी पूरी आ गई और 19वीं शताब्दी आ गई। तो ये पूरा आपको धार्मिक सुधार आंदोलन यहाँ से जो चालू हुए थे वो सब आपके यहाँ करना पड़ेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूरा मोमेंटम आपका संघर्ष का आ गया 1947 तक। फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन आ गया। जो स्वतंत्रता से मिली तो 1950 तक जो एकीकरण हमने किया, फिर गोवा भी हमने मिलाया, सिक्किम भी मिलाया, पौंडीचेरी भी मिलाया, वो सब पुनर्गठन भी यहाँ पर आएगा। जो राज्यों के पुनर्गठन हुए हैं तो, लेकिन वो रियासतों के दृष्टिकोण से आएगा, क्योंकि फिर वो राज्यों वाला जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये यही समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरी यूनिट क्या है इसकी प्रीलिम्स में? दूसरी यूनिट मध्य प्रदेश के इतिहास को लेकर उन्होंने पूछी।
मध्य प्रदेश की इतिहास, संस्कृति और साहित्य, 3 यहाँ के मेन हेडिंग की टॉपिक दी गई। तो मध्य प्रदेश की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, मतलब ये जो हिस्सा पहले था वो आज भी है, ये नहीं हटाया गया है। जितने भी हमारे राजवंश चलते हैं, होलकर हैं, चाहे सिंधिया हैं, गौड़ वंश हैं, बुंदेला हैं, चंदेला हैं, ये सब चंदेल वंश। स्वतंत्रता आंदोलन के में माध्यम का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान पूछा गया। ये तो पहले भी था, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा। मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापित कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं उनकी बोलियां, मध्य प्रदेश की प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्ति। तो ये आपका तीसरी यूनिट में मध्य प्रदेश का आपने देखा। फिर तीसरी यूनिट में भारत का भूगोल आता है, जिसमें पर्वत, पहाड़ी, पठार, नदियां, झीलें पूछी गई हैं। तो आप देखेंगे इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री मिसिंग है, सॉरी वर्ल्ड जियोग्राफी आपकी मिसिंग हो गई है, आपको नहीं दिख रही होगी कि यहाँ पर कहीं भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी दिख रही है, क्योंकि देखिए भारत इंडियन ज्योग्राफी ही सीधा आ गया है। जलवायु घटनाएं, अल्नीनो, लालीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम आपसे पूछे गए हैं। फिर प्राकृतिक संसाधन, वनिज, खनिज और जल संसाधन, प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीति, ऊर्जा के प्रारंभिक और गैर प्रारंभिक स्रोतों के बारे में पूछा गया। भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास। चौथी यूनिट आप देखेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल आ गया। तो इसका मतलब आप देखिए कि पूरी फिजिकल ज्योग्राफी भी आपकी चली गई है, पृथ्वी, ग्रह, ये सब भी कहाँ है आपका, ये भी सब आपका उन्हें फिजिकल ज्योग्राफी जैसे आप कह सकते हैं वो भी उन्होंने उड़ा दिया, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जो है आपका उड़ा दिया। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी के संबंधित ग्रह है, ये वाला पूरा जो एक सेक्शन था वो भी जो है चला गया। अब सीधा आ गया मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें वन, वनोपज, नदियां, पहाड़ियां और पठार, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें आ गई, सिंचाई, सिंचाई परियोजना आ गई, ऊर्जा के पारंपरिक गैर परंपरागत स्रोत, मध्य प्रदेश के वन, प्रमुख उद्योग पूछ लिया, और जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व का नगरीकरण। तो आप देख सकते हैं कि दो हिस्से यहाँ से, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी हट गया है, जो बहुत बड़ा पोर्शन था। तो ये ठीक रहा आपके लिए, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ एड ऑन हुआ, कुछ घटा भी है, ये इतना पोर्शन घट गया तो मैनेज हो जाएगा। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, संविधान सभा ज्यों की त्यों रही, राष्ट्रीय संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिक के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य की नीति सिद्धांत, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग की संस्था। ये पूरी की पूरी आपकी एक जमाने में 10 यूनिट हुआ करती थी, अब ये पूरी की पूरी 10 यूनिट ने एक लाइन में खत्म कर दी। राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं इन्होंने पूछ ली है। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय आदि। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ये सेम है, एज इट इज है। मध्य प्रदेश में सुशासन, अभिशासन व्यवस्था, ये एक नया आप लाइन देख रहे हो, ये आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी है। इसके बाद हम आते हैं छठा यूनिट में। छठी यूनिट में भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति पूछी जाएगी। मध्य प्रदेश में जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल पूछा जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास पूछा जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जिला एक उत्पाद भी पूछा जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों, आईपीआर की प्रगति के बारे में पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में क्या आया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेडरी सेक्टर। वित्तीय संस्थाओं की बात करेंगे तो रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ये सब भी आपके प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। ये एक पूरा सिलेबस है। फिर है भारत की विदेश व्यापार की नीति एवं G20, शार्क एवं एशियान के बारे में पूछा जाएगा। देखिए G10 इंपॉर्टेंट है, शार्क इंपॉर्टेंट है, एशियान है, और विदेशी व्यापार के अंतर्गत और भी चीजें आपके और भी आ सकते हैं, ब्रिक्स वगैरह भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स वगैरह आपके इसमें आउट ऑफ द सिलेबस चल रहा है। 7th यूनिट ज्यों की त्यों ही है, जिसमें विज्ञान और पर्यावरण और स्वास्थ्य है। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान पूछा, जो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं उनकी आपसे यहाँ पर बात की गई है। फिर भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष
विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, मानव शरीर की संरचना, इसमें बहुत बड़ा आपका बायोलॉजी का पार्ट आ जाता है। पोषण आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, ये तो पहले जैसा ही था। अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव, निदान और कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक, सतत विकास की अवधारणा एवं SDG, पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकीय तंत्र एवं जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ये जैसा का तैसा ही है, बस पहली लाइन इसमें अलग जोड़ी थी। 8वीं यूनिट में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं की बात कर रहे हैं, मतलब ये करंट अफेयर है, राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश का, तीनों का पूछा जाएगा। 9वीं यूनिट है, देखिए हर यूनिट से 10 नंबर का पूछा जाएगा, तो 10 यूनिट है तो पैटर्न वही चलेगा, तो ये करंट में काफी इंपॉर्टेंट चीज जुड़ गई है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ये नॉर्मल सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर वैसे ही है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी है। ई गवर्नेंस भी है, इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी है, तो कंप्यूटर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो 10th यूनिट आई है, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक, ये एक यूनिट बहुत अलग आपकी जुड़ी है। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतू जनजातियां के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपरा, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्र आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति व लोक साहित्य। तो जिन लोगों ने भी मध्य प्रदेश ढंग से पढ़ा होगा और जनजातियों को पढ़ा होगा तो उनके लिए भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हालांकि ये है कि कुछ जो 2-4 चीजें हिस्ट्री में जुड़ी हैं, तो मैं मानता हूं कि प्रिलिम्स के लेवल पर कोई खास ज्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं आया है, 15-20% का फर्क है। लेकिन हाँ, मेंस के स्तर पर क्या फर्क आया वो अब हम नीचे आके यहाँ पर देख लेते हैं। मेंस में सबसे पहले तो जो सेकंड पेपर है CSET का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसा ही है। बोधगम्यता है, जीवन शैली प्रतिबल है, संचार कौशल है, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता है, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान है, सामान्य मानसिक योग्यता है, आधारभूत संख्यान में जैसे संख्या एवं उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि। 10वीं कक्षा स्तर का एप्टी रीजनिंग पूछा जाएगा, आंकड़ों का निर्वाचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़े, ये सब 10th लेवल का आ जाएगा। और फिर हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल जो 10वीं स्तर का आपके बीच में आता है। तो CSET में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात रहेगी। फिर इसका ये इंग्लिश वर्जन है, ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अब हम थोड़ा परीक्षा का फॉर्मेट देख लेते हैं कि इस पे भी इन्होंने कुछ परिवर्तन किया है। क्या परिवर्तन किया है, जरा इधर आके अपन देख लेते हैं। 6 पेपर थे मेंस में, 6 पेपर अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल वगैरह को जोड़ दिया गया है, लेकिन अब 6 पेपरों में थोड़ा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि जो पहला पेपर आपका बनता था, जिसमें इतिहास और भूगोल मिलकर आता था, 150 नंबर का, 3 घंटे का, ये ज्यों का त्यों। सेकंड पेपर में राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र B पार्ट इसका जोड़ दिया गया है, और समाजशास्त्र अब बड़ा कर दिया गया, ये अकेले 150 नंबर का कर दिया गया, ये एक बड़ी बात है। तीसरा पेपर में आपका देखें तो अर्थशास्त्र भी पूरा एक बहुत बड़ा पार्ट जोड़ दिया है, जो कि 150 नंबर का है। तो ये 2 पार्ट यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग से एड ऑन हुए। पहले इंडियन इकोनॉमी लोग नहीं पढ़ते थे, ना प्रीलिम से पढ़ते थे ना मेन से पढ़ते, वो सोचते थे इंडियन इकोनॉमी क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी तो UPSC पूछी जाती है, तो हम क्यों पढ़े, नहीं पढ़ो। अब 150 नंबर का आएगा, पढ़ना पड़ेगा, 10 नंबर का उधर आ रहा है, तो देख लीजिए आप क्या होता है। 6 नंबर का तो इसी बार के प्री में आपका इंडियन इकोनॉमी आया था, सोशियोलॉजी भी आएगा, समाजशास्त्र भी आप देख लीजिए, इनके बिना आप देख लीजिए 300 नंबर मेंटेन कर रहे हैं। तीसरा पेपर जो अब साइंस एंड टेक होता था, उसमें आज भी वही है, विज्ञान, तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य, 150 नंबर का। साथ में तीसरे पेपर में अर्थशास्त्र भी जोड़ रखा है, तो ये 300 का पूरा बन जाएगा। और दूसरे पेपर में समाजशास्त्र जोड़ दिया है, तो ये आपका देख लीजिए कि ये हो गया। फिर चौथा पेपर आप देखा जो एथिक्स का होता था, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, पब्लिक एड अभी भी है, ऐसा नहीं कि पब्लिक एड गया एवं केस स्टडी, ये 150 नंबर की कर। और B पार्ट इसमें भी बना दिया, पहले 200 नंबर का होता था, उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी, ये भी इन्होंने क्या कर दी, 150 ही कर दी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पेपर अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसको थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी भी इन्होंने जोड़ रखी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, फिर उद्यमिता है, मैनेजमेंट है, व्यक्तित्व विकास है, केस स्टडी है। तो ये वाला अब पेपर जो है नॉर्मल नहीं रहा है। पंचम प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो सामान्य हिंदी व्याकरण है, ये 200 नंबर की कर दी, लेकिन इसमें एक हेर फेर हुआ ये कि 2 घंटे का कर दिया। पहले पेपर 3 घंटे का ही होता था, अब इसको 2 घंटे का कर दिया गया है।
षष्ठ प्रश्न पत्र हिंदी निबंध प्रारूप लेखन है, 100 नंबर का है और इसको अब क्या कर दिया है, इसको 2.5 घंटे का कर दिया है। पहले ये 2 घंटे का होता था, इसको अब 2.5 घंटे का कर दिया है। और ये दोनों पेपर की विशेषता ये है कि दोनों आपको हिंदी में लिखने पड़ेंगे। साथ में इंटरव्यू 185 नंबर का हो गया है, पहले 185 का नहीं था। टोटल 1500 है, 185 है, तो टोटल अंक बन गए आपके 1685। तो ये आपका फॉर्मेट एग्जाम का ऐसा था। अब पेपरों में कैसे आएंगे, जो पेपर आपके प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में बता रहे हैं कि कैसे आएंगे, क्योंकि चौथा प्रश्न पत्र कितने नंबर का था, तो 3 पेपर जो है शुरू के, उनमें फॉर्मेट एग्जाम का ऐसा रहेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है 15 आएंगे और इनकी अब नंबर जो है 2 हो जाएंगे, 3 मार्कर नहीं 2 मार्कर होंगे। और अधिकतम शब्द संख्या जो 10 से 12 शब्द थी, इसको बढ़ा के 20 कर दी गई है, तो 15 दूनी 30 नंबर ये होगा। लघुत्तरीय प्रश्न जो पहले 10 ही आते थे, तो अभी भी 10 ही आएंगे, लेकिन पहले वो 5 नंबर के आने लगे थे, अभी 7 नंबर का कर दिया और शब्द सीमा बढ़ा के इसमें 10 शब्द और बढ़ा दिए, 60 नंबर कर दिया, तो 70 ये हो गया आप। दीर्घोत्तीय प्रश्न जो है 5 कर दिए गए और इनमें 10 नंबर कर दिए और शब्द सीमा वही 200 शब्द रखी गई, तो 50 ये होगा, तो 150 अंक का आपका एक खंड आपका बन गया। इसमें क्लियर हुआ आपको? थोड़ा सा ये इन्होंने कर दिया। 3 मार्कर में क्या हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि 3 मार्कर में ज्यादा लोग स्कोर नहीं कर पा रहे, ज्यादा वेटेज होने के कारण नंबर नहीं आ रहे, तो इन्होंने थोड़ा सा इसको पैटर्न चेंज किया। अब जो फोर्थ पेपर है, इसमें इन्होंने क्या चेंज किया वो देख लेते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न ने 16 कर दिए, 2 नंबर का एक प्रश्न है, तो ये 32 नंबर हो गए। फिर ये 8 कर दिए, 7 नंबर का है, 60 शब्द सीमा है, ये 56 नंबर हो गए। दीर्घोत्तीय प्रश्न 4 कर दिए और इसमें प्रति अंक जो है 11 ही रखे और 200 शब्द सीमा रखी, तो 44 हो गए आपके। क्योंकि एक केस स्टडी इनको देना है, तो एक केस स्टडी आएगी जो 18 नंबर की रहेगी और शब्द सीमा इसमें यथा निर्देशित ही है, ठीक है। और ये कितने हो जाएगी आपके 18 और जोड़ जाएंगे, तो टोटल आपके इसमें 150 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 5वां और 6ठा प्रश्न पत्र में क्या होगा, इसका फॉर्मेट ये है कि प्रथम निबंध आएगा एक, जो 1000 शब्द की सीमा है और 50 नंबर का रहे। दूसरा निबंध जो है वो 1 आएगा, ठीक है, और इसमें शब्द सीमा 500 है, इसके पूर्णांक 20 नंबर रहेंगे। फिर एक और आएगा प्रारूप लेखन, जो 500 शब्द सीमा है और नंबर 15 है। प्रतिवेदन जो है 4 जो पॉइंट है इसका, वो 1 आएगा प्रश्न संख्या, और अधिकतम संख्या 250 लिखना है प्रतिवेदन में, और ये 15 नंबर का रहेगा। और ये आपको समय इसमें 2.5 घंटे दिया गया है और इसका पूर्णांक 100 बन गया आपका, ठीक है। ये दोनों ही पेपर आपको हिंदी में ही करना पड़ेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि निबंध वाला इंग्लिश में चल जाएगा। इसमें एक लाइन और लिखी है कि आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। प्रश्नोत्तर पुस्तिका में उत्तर दिए जाने हेतु स्थान अधिक होने की स्थिति में परीक्षार्थी प्रश्न के प्रारूप अनुसार शब्द सीमा का जो है पालन कर ले, ठीक है। हर खंड में 40% लाना नंबर जरूरी है और अन्य जो ST ST वर्ग उनके लिए 30 नंबर है। अब हम थोड़ा सिलेबस पर आ जाते हैं। कहो तो ये चीज मैं आपको पढ़ दूं एक बार, आपको लग रहा हो कि शायद मैंने निकाल दी। ये देखिए 40 नंबर लाना पड़ेंगे, और यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग श्रेणी में के अभ्यर्थी को न्यूनतम जो है 30 नंबर रखी गई, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं कि पहले पेपर का सिलेबस क्या हो। खंड आ का सिलेबस देखें तो इसकी पहली यूनिट आपने देखी, भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक। फिर 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। सल्तनत एवं मुगल शासक और उनका प्रशासन एवं मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय भी पूछा गया। यूनिट 2 में प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश का पूछा गया है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, गर्दभिल्ल वंश, देखिए स्पष्ट किया गया, गर्दभिल्ल वंश, नागवंश, औलिकर वंश, परिव्राजक राजवंश, उच्च कल्प वंश,
गुर्जर प्रतिहारा, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोडवंश और कच्छप घात वंश भी पूछे जाएंगे। ये सेकेंड यूनिट में स्पेशली मेंशन किया गया है। थर्ड यूनिट में आते हैं तो ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था में समाज का प्रभाव, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं जनजातियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्र आंदोलन एवं इसका नेतृत्व करता, मध्य प्रदेश में स्वतंत्र आंदोलन। फोर्थ यूनिट आ जाए आप। फोर्थ यूनिट में है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटना, भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, प्राचीन काल से आधुनिक काल तथा विभिन्न काल प्रारूपों, साहित्य, पर्व एवं वास्तु कला के प्रमुख पक्ष, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। यूनिट 5 कहती है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत स्वतंत्रता प्राप्ति तक। मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में योगदान, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, खज्जा नायक, टंटिया भील, गज्जन सिंह, कोरकू, बादल, भोई, पेमा, फालिया आदि, ये सब पूछे जाएंगे। फिर आ जाते हैं बी वाले पार्ट पे, भूगोल में। तो इसमें भारत का भूगोल, प्रारूप, जलवायु, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत तथा विशाल मैदान में प्रायद्वीप भारत, प्रमुख पहाड़ियां, पठार, नदी और झील, भारत में मिट्टियां, प्रकार एवं वितरण, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति, ऊपरी वायु परिसंचरण, जेट स्ट्रीम आदि, जलवायु घटनाएं, अल्नीनो, लालिनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, हिंदी महासागर और द्विध्रुव जलवायु परिवर्तन के परिणाम। यहां भी आप देखें तो वर्ल्ड हिस्ट्री मिसिंग लग रही है, ठीक है, यहाँ फिजिकल भी नहीं है। भारत में कृषि और जल संसाधन है, जिसमें प्रमुख फसलें एवं श्री अन्न, जिसको मोटे अनाज बोला जाता है, का उत्पादन और वितरण पूछा गया, सिंचाई तकनीकों के प्रकार, सिंचाई के स्रोत एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सतत विकास, सतत कृषि के लिए रणनीतियां, जल संसाधन का संरक्षण, संवर्धन, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के तरीके, नदियों को आपस में जोड़ना, राष्ट्रीय जल नीति आदि। भारत प्राकृतिक संसाधन उद्योग, वन संसाधन, इनके प्रकार, वितरण, भारतीय खनिज या प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संकट और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, प्रमुख उद्योग, लोहा, इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, सूती वस्त्र उद्योग, प्रमुख खाद्य संस्करण उद्योग। तो आप देखें कि यहां से ही वर्ल्ड ज्योग्राफी इन्होंने नहीं पूछी। आपदा और तकनीक की पूछी इन्होंने। भारत में प्राकृतिक खरदे आपदाएं, भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, तड़ित, झंझा, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पर्यावरण प्रदूषण, वायु, जल, मिट्टी या भूमि प्रदूषण व उनका रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन, प्रदूषण को कम करने के उपाय, भारत में जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव, ग्रामीण शहरी प्रभाव, भूगोल में उन्नत तकनीकें, सुदूर संवेदी भूगोल सूचना प्रणाली, जीआईएस, भूगोल स्थिति निर्णय निर्धारण प्रणाली, जीपीएस तथा इनके अनुप्रयोग उपग्रहों के प्रकार, ये वैसा ही है जैसे पहले सिलेबस में था, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। यूनिट 5 में मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा गया है, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड, नर्मदा, ये सब। प्रमुख नदियां, जलवायु, मध्य प्रदेश की मिट्टी प्रकार, वनस्पतिक, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, ये सब मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया जैसा भारत के बारे में था। तो ये दूसरा पेपर हो गया। अब दूसरा पेपर पर हम आते हैं जिसको आप बोलते हो पॉलिटी वाला पेपर। इसमें अभी जिसमें समाजशास्त्र जुड़ा है, संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, इकाई नंबर 1, भारतीय संविधान निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन, वैचारिक तत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व, संघवाद, केंद्रीय राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, जनहित याचिका। नंबर 2 में भारत का निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीय, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। इकाई नंबर 3 में आप करेंगे लोकतंत्र की विशेषता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन, सीबीओ, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ एवं स्व सहायता समूह, एसएसजी, मीडिया की भूमिका एवं समस्या, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया। भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य, देवी अहिल्याबाई यहाँ पर नहीं जोड़ी गई हैं, ये एक यहाँ पर पहले भी थे लेकिन ये देवी अहिल्याबाई यहाँ पर नहीं जोड़ी गई।
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण जो पहले ही थे, सिर्फ यहाँ पर अहिल्याबाई जी जोड़ी गई हैं। यूनिट 4 की बात करेंगे तो राज्यों का पुनर्गठन 1956 तथा मध्य प्रदेश निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन 2000, राज्यपाल नियुक्ति, शक्ति, स्थिति, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संगठन, कार्य एवं भूमिका, मध्य प्रदेश की विधानसभा, संगठन, शक्ति, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, संगठन, क्षेत्राधिकार एवं भूमिका, जवाबदेही एवं अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग, महिला आयोग, ये सब आपके जो है इन्होंने यूनिट नंबर 4 में डाला। यूनिट नंबर 5 में मध्य प्रदेश का प्रशासन, सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव तथा आयुक्त, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संगठन एवं शक्तियां, शहरी स्थानीय स्वशासन संगठन एवं शक्तियां, स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही एवं स्वच्छता का महत्व, मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, जनजातीय, पिछड़ा एवं वंचित वर्ग का उत्थान एवं नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे, ये एक नई बात यहाँ पर ध्यान देने को मिली। मध्य प्रदेश की राजनीति, महिलाओं का योगदान, मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे, ये चीजें नई इसमें एड ऑन होकर आई हैं। प्रश्न पत्र दूसरे का पार्ट बी की हम बात करेंगे, जो समाजशास्त्र जुड़ा है, पहले भी था लेकिन एक यूनिट के अंतर्गत था, अभी थोड़ा बड़े रूप में जुड़ा। 21 में समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा जुड़ी है। समाज की भारतीय संकल्पना कुटुंब, परिवार, नातेदारी, रिश्तेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा, समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड और मूल्य, सामाजिक समरसता के तत्व, सभ्यता में संस्कृति का अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार, अनुष्ठान, विभिन्न संदर्भ, जाति व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज एवं विवाह पर धर्म और संप्रदायों का प्रभाव। ये आपको प्रीलिम्स की पहली यूनिट से मिलता जुलता लग रहा होगा, है ना, हिस्ट्री में। तो मैंने बोला कि सब्जेक्ट आर इंटरलिंक, तो काम आएगा आपको। भारतीय समाज में विविधता एवं चुनौतियां, भारतीय समाज की संकल्पना, भारत के लोग, विविधता में एकता, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और जनजातीय, अपराध का बदलता परिदृश्य, नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा, वर्तमान बहस, भारत में परंपरा और आधुनिकता, राष्ट्रीय निर्माण की समस्या, धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण। ये 2 यूनिट हो गए। तीसरी यूनिट ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपागम, ग्रामीण शहरी अंतर, ग्रामीणवाद और नगरवाद, किसान अध्ययन, 73वें संशोधन से पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे और रणनीतियां, बंधुआ एवं प्रवासी मजदूर, ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान, नगरीय समुदाय की विशेषताएं, नगरीय समुदाय में परिवर्तन, नगरीकरण के कारण एवं प्रभाव, नगर नियोजन की अवधारणा, नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में नगरीय प्रबंधन की समस्याएं, औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास एवं जनसंख्या, भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन, परिवार, शिक्षा, स्त्रीकरण पर प्रभाव, औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष, वैश्वीकरण की चुनौतियां, समाजशास्त्र का भारतीयकरण, शिक्षा का निजीकरण। ये बहुत बड़ी बात है सोशियोलॉजी में कि वैश्वीकरण की चुनौतियां, समाजशास्त्र का भारतीयकरण और शिक्षा का निजीकरण, सामाजिक संरचना और विकास, सुविधा प्रदात, अवरोधक, विकास और सामाजिक आर्थिक असमानताएं, संस्कृति और विकास सहायक बाधक के रूप में संस्कृति, उत्तर आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण, 1901 से वृद्धि, कारण प्रभाव, अवधारणाएं, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवास, आयु और लिंग संरचना। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक कल्याण की योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विज्ञान सिद्धांत, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, वयस्क शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना, सामाजिक वर्गों और उसके कल्याण कार्यक्रमों के संबंधित मुद्दे, वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग और विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह, बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विस्तार, शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठन, एनजीओ की भूमिका, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति एवं सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, जनजातियों में विश्वास, विवाह, रिश्तेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, त्योहार और उत्सव, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति। फिर हम आ जाते हैं प्रश्न पत्र तीसरे पर, जिसमें हमने बोला कि आपका इकोनॉमी वाला पार्ट खंड आ में यहां पर जोड़ दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, विकास भारत 2047, ये देखिए नया पॉइंट है, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में योगदान, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न,
चुनौतियां, घटती उत्पादकता, किसान संकट और मौसम पर निर्भरता। सरकारी पहल, पीएम किसान, एनएमएसए और विभिन्न योजनाएं। कृषि मूल्य नीति, विपणन एवं वित्त। मूल्यवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण। भारत में औद्योगिक नीतियां और औद्योगिक विकास। विनिर्माण और अधोसंरचना, मेक इन इंडिया और अधोसंरचना परियोजनाएं। आतिथ्य और पर्यटन, विदेशी मुद्रा आय में योगदान। भारत में वस्तु एवं सेवा का मानकीकरण। दूसरा है कराधान और नीति परिदृश्य, राजकोषीय नीति, लोक व्यय, आगम, कराधान और घाटा प्रबंधन। मौद्रिक नीति और भारत में वित्तीय समावेशन। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नकद लेन देन का प्रभाव। खाद्य सुरक्षा और लोक वितरण प्रणाली। गरीबी, बेरोजगारी का विदेशी व्यापार, मूल संरचना और दिशा। निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन और विदेशी पूंजी। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका, आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी और डब्ल्यूटीओ। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एएनएमपी, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी। प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न तथा जोत, खाद्य सुरक्षा, वितरण प्रणाली, भंडारण, उद्यानिकी, पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य पालन। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, अधोसंरचना का विकास, एमएसएमई और पारंपरिक उद्योगों का विकास और समर्थन। मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी विकास, जनजातीय अर्थव्यवस्था, कृषि पद्धति, प्रमुख वनोपज, हस्तशिल्प और हाट बाजार। पर्यटन, व्यापार और निवेश। चौथी यूनिट है मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास। स्वास्थ्य, अधोसंरचना, शिक्षा और कौशल विकास। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए नीतियां, वन, जल, खनिज। वित्तीय सामाजिक समावेशन, कल्याणकारी योजना। मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी का प्रभाव, मानव संसाधन की उत्पादकता और रोजगार का। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति। राज्य का राजस्व, व्यय, ऋण एवं राजकोषीय अनुशासन। यूनिट 5 कहती है सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता। संबंध संकलन की विधियां, माध्य, माध्यिका, बहुलक, गणन और व्याख्याएं। डेटा विश्लेषण के प्रकार, वर्णनात्मक बनाम अनुमानात्मक। प्रतिचयन की विधियां, डेटा प्रस्तुति तकनीकी, टेबल, चार्ट, ग्राफ, प्रायिकता एवं बुनियादी। ये वही वाला पार्ट है जो आपका मैथ्स टाइप का आता था, प्रोबेबिलिटी और वगैरह, ठीक है। तीसरा प्रश्न पत्र का बी पार्ट है विज्ञान, तकनीकी एवं जनस्वास्थ्य। सामान्य विज्ञान में विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। आप यहां पर देखेंगे तो पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स हुआ करता था मेंस में, जो अब नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनको बड़ी तकलीफ फिजिक्स वगैरह दिया करते थे। विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, सूक्ष्म जीवी संरचना एवं प्रकार, जैविक कृषि, कोशिका संरचना, प्रकार, विभाजन, कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण। पौधों, पशु एवं मनुष्य के पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, हीनता जन्य रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर की अंग संरचना में कार्य प्रणाली। जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा, स्वास्थ्य चिकित्सा, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग। इथनोबायोलॉजी में के अनुप्रयोग, प्राचीन समय में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त एवं भास्कर प्रथम द्वितीय द्वारा खगोल शास्त्र में योगदान। प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वेधशालाओं से संबंधित प्रारंभिक जानी। बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट, ट्रिम्स और ट्रिप्स की बात करेंगे हम। सेकेंड यूनिट में आप देखेंगे तो कंप्यूटर की बात आ जाएगी। इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया वगैरह वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और वेबसाइट तथा वेब पेजेस है। गणितीय विज्ञान यहां पर आ गया है, ठीक है। फिर इकाई थर्ड आई है जिसमें आयुष, आयुर्वेदिक, योग, ये सब पुराना ही है, कोई नया ज्यादा जुड़ा नहीं इसमें, ठीक है। ये आप पहले इसी सिलेबस में था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वगैरह है। हाँ, 16 संस्कार जुड़े हैं, नामकरण, निष्क्रमण, कर्ण, वेद आदि एवं सामान्य ज्ञान में इसका वैज्ञानिक महत्व पूछा गया है। जो 16 संस्कार है ना, इसका वैज्ञानिक इंपॉर्टेंस पूछा गया है। फिर चौथी यूनिट आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां, कुष्ठ, ये सब रोगों के बारे में यहाँ पर इसमें पूछा गया है। फिर भारत में स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और ये सब पूछा गया। मातृ मृत्यु दर, ठीक है, ये सब यहाँ पूछा ही गया था ऑलरेडी। आपका पोलियो, राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम, बैक्टीरिया जनित रोग कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, सार्वभौमिकम, इस तरीके, ठीक है। विभिन्न बायोमार्कर तथा जैसे हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी के सामान्य स्तर की जानकारी आपसे यहाँ पर पूछी गई है। फिर है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत और तत्व, स्वास्थ्य देखभाल का स्तर, उपकेंद्र, ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की संरचना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ये सब है। फिर 5वीं यूनिट में देखेंगे कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा,
दो ध्वंस, वायु, जल, ये सब पूछा गया है। मानव गतिविधियों के पर्यावरण प्रभाव पर पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में। पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, लुप्त प्राय प्रजातियां, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, चुनौतियां, पर्यावरण क्षरण, ये इसमें यहाँ पर रहा हुआ है। ये पूरा एनवायरमेंटल चीज यहाँ पर पूछी है। पर्यावरण अनुकूलन प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण नीतियां और नियामक ढांचा। पर्यावरण संरक्षण में मध्य प्रदेश की जनजातियों की भूमिका, बैगा, सहारिया, भारिया, भील, गोंड इत्यादि। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, उद्देश्य, विभिन्न चरण, उपलब्धियां तथा भविष्य। जल सुरक्षा, जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न प्रयास। फिर आपका आ जाता है चौथा, जो इसको आप दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन और केस स्टडीज में जुड़ गई है। तो भारतीय षड दर्शन, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, भृतहरि। चारवाक मुझे लगता है शायद पहले नहीं था, इस बार एड ऑन किया गया। गुरु नानक, कबीर, तुलसी, संत रविदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, देवी अहिल्याबाई और सावित्री बाई फुले भी यहाँ पर आपके एड ऑन हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो आपके पहले से ही थे। दूसरे यूनिट में राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं आ गई। राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति एवं घटक, राष्ट्रीय सुरक्षा, हित एवं चरित्र, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, सशस्त्र सैन्य बल, अंग एवं प्रकार तथा गुप्तचर एजेंसियां, मूल नैतिक अवधारणाएं, शुभ, सद्गुण, अहिंसा, उत्तरदायित्व, भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका, ये एक नई चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा, मनोवृत्ति, विषय वस्तु, ये पूरा वही है। मनोवृत्ति है, अभिक्षमता है, सांवेगिक बुद्धि है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं है, और मनोप्रकार एवं मनोचिकित्सा, अवसाद, सामाजिक दुश्चिंता, मनोविकार, सीजोफ्रेनिया, सामाजिक दुर्वृत्ति, द्विध्रुवीय मनोविकार, मनोचिकित्सा, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, सकारात्मक, नार्सिज्म वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह, ये सब आपके इस यूनिट के पॉइंट में आप देख पाएंगे। फिर चौथी यूनिट में लोक प्रशासन आया है। मानवीय आवश्यकताएं, अभिप्रेरणा, मानव व्यक्ति तत्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व, कर्तव्य परायणता, मूल्यबोध, जीवन मूल्य, संवेदनशीलता, टेक्नोलॉजी एवं नीति मूल्य। लोक प्रशासन में नैतिकता, सद्गुण एवं मूल्य, ये सब आपके पूछे। भ्रष्टाचार को लेके वही सब जो है पहले था वही पूछा। भ्रष्टाचार के प्रकार, कारण, प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के उपाय। इस बार मेंस में 11 नंबर का प्रश्न भी आया था। समाज, सूचना तंत्र, परिवार और विशेष वर्ग भूमिका भ्रष्टाचार पर, राष्ट्र संघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल एवं लोकायुक्त, ये सब है। पांचवा केस स्टडी है। प्रश्न पत्र के खंड आ में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित क्या है, एक केस स्टडी पूछी जाएगी आपकी। चौथा प्रश्न पत्र का बी पार्ट आ गया, उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। उद्यमिता अवधारणा आ गया, किसकी अवधारणा क्या है, लक्षण क्या है, सिद्धांत क्या है, विशेषता क्या है, महत्व क्या है, सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण एवं व्यवसाय योजना, नए उद्यम प्रबंधन, मुख्य मुद्दे एवं वैधानिक आवश्यकताएं, महिला उद्यमों के सामने आने वाली चुनौतियां, भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान, व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन अवधारणा, महत्व, क्षेत्र, प्रबंध एवं प्रशासन, क्रय एवं सामग्री प्रबंधन, प्रबंधन प्रक्रिया, संसाधन प्रबंधन एवं प्रबंध के कारण, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, निर्णय, अभिप्रेरणा, नेतृत्व एवं संचार, समय प्रबंधन एवं संगठन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एवं नेटवर्किंग। इकाई थर्ड है प्रशासन एवं प्रबंधन। लोक प्रशासन में प्रबंध के महत्वपूर्ण आयाम, मानव संसाधन प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, लोक प्रशासन में उनका कार्य क्षेत्र में, लोक कार्य क्षेत्र में तनाव प्रबंधन एवं विवाद प्रबंधन की विभिन्न तकनीक एवं उनका महत्व, बहुलता मतलब अनेकता प्रबंधन, प्रशासन, जन प्रबंधन, ये सब आपसे पूछा जाएगा। आपदा प्रबंधन, समग्र व्यक्तिगत विकास, समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक, सफलता की अवधारणा, सफलता प्राप्त करने बाधाएं, सफलता के लिए जिम्मेदार कारक, असफलता से सीखना, असफलताओं का मूल्यांकन, अंतर्दृष्टि और निरंतर सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों का क्रियान्वयन करना, निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित तथा तथ्य और दृष्टिकोण, नागरिक बोध, संस्था के प्रति निष्ठा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, यातायात प्रबंधन, नशाखोरी की प्रवृत्ति, खाद्य पदार्थों में मिलावट, नाइट कल्चर, मूल्य आधारित जीवन और विधिक जागरूकता कार्यक्रम, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा वही है केस स्टडी है जो बी पार्ट पे आपके मुद्दे हैं। फिर आपका हिंदी का पेपर आ जाता है जिसमें आप देखेंगे कि
रस अंग व प्रकार है, अलंकार शायद नहीं रहा, अलंकार नहीं है। रस और छंद है, दोहा सोठा चौपाई। और आप ये देख सकते हो 5 इंटू 1 5 अंक के आएंगे तो ये 10 का हो जाएगा। फिर अनुवाद वाक्य आएंगे हिंदी से अंग्रेजी में 5 नंबर का, तो 15 नंबर हो जाएंगे आपके। फिर अंग्रेजी से हिंदी में आएगा, ये भी 15 हो जाएंगे, ये 5-5 नंबर के 3 आएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपके 30 नंबर हो जाएंगे। फिर प्रशासनिक मानक शब्दों के अर्थ 5-5 आएंगे एक नंबर के, तो 10 शब्द आपके ये हो जाएंगे, तो ये आपके और 10 हो गए, तो 10 30 40 से 50 हो गए। फिर संधि एवं समास रखा गया है, 5 आएंगे, 2 नंबर के रहेंगे, तो ये आपके हो जाएंगे। मुहावरे और कहावतें भी हैं, ये 2-2 नंबर की रहेंगी, तो ये 20 आपके हो जाएंगे। फिर आ जाएगा आपका प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियां, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे, ठीक है। जैसे विराम चिन्ह, शब्द शक्तियां, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्मन, वर्तनी शोधन, वाक्य संरचना में प्रकाश, शब्दार्थ, ये सब 20 नंबर का टोटल आएगा। पल्लवन आएगा, रेखांतिक अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन 5 नंबर का आएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां मालवी, निवाड़ी, बघेली और बुंदेली, ये आपकी टोटल जो है 3 + 3 करके आपके 12 नंबर की आ जाएगी। और अपठित गद्यांश जो है आपके 18 नंबर का आएगा, तो इस तरीके से आपके 200 नंबर हो जाएंगे। छठा पेपर जो निबंध पर आएगा, उस निबंध के टॉपिक है प्रबंधन, जो 1000 शब्द का है। वो आप देख सकते हैं कि भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा पर विकसित भारत 2047 पर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, अंतरिक्ष भारत को बढ़ते कदम, पर्यावरण विज्ञान, ये सब, भूमंडलीकरण, ये बहुत एक बड़ा इन्होंने जो आपने ऊपर जितने भी पेपर पढ़े हैं, यू मार्केट, घरेलू हिंसा, ये सब मुद्दों पे जो है कोई 1000 शब्द का आपका निबंध बनेगा। द्वितीय निबंध जो है समसामयिक समस्या एवं निदान पर बनेगा। जो करंट रिलेटेड मुद्दा चल रहा होगा, जिसको आप बोल सकते हो आईआर भी बोल सकते हो, इंटरनेशन या राष्ट्र में कोई मुद्दा चल रहा होगा, उस पर एक निबंध आ सकता है। प्रारूप लेखन में शासकीय व शासकीय पत्र, परिपत्र, सर्कुलर, प्रपत्र, विज्ञान आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, स्मरण पत्र, ये 250 शब्दों में आएगा, ये 15 नंबर का आएगा। प्रतिवेदन, जिसको रिपोर्ट राइटिंग, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, ज्ञापन, मेमोरेंडम, टिप्पणी बोलते हैं, ये 15 नंबर का आएगा। तो 100 नंबर का आपका पेपर आपके इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमने इस पर चर्चा कर ली है, जो आपका सिलेबस है, प्री में है, कैसा है, क्या है, फॉर्मेट है। अगले वीडियो में हम जो हमने प्रस्तावना, प्रियम्बल याद करने का एक पूरा एक वीडियो बनाया था 5 से 6 मिनट का, अब हम उसके तत्व एलिमेंट्स को करके चलेंगे। वो रुक इसलिए गया था क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया था, तो हमने कहा अब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पॉलिटी को और जो 10th यूनिट आपकी नई जुड़ी है जनजातीय वाली, उसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।